Okay, so let us start with the PYQ series. So here we are going to start first with the mechanics, as all of you know, and we are going to start with the 2014. अब understand one thing that last few days बहुत लोग का मैसेज आया था, सर वीडियो पोस्ट कर दीजिए, है ना, प्लीज प्रोवाइड द वीडियोस, प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन, सब कुछ ठीक है. अंडरस्टैंड कि जो भी वीडियोस अभी प्रोवाइड हो रही है इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक तरफा प्यार की उम्मीद मत करो. यहां से यू हैव टू राइट योर ओन आंसर. मैंने बोला था इससे पहले भी, बट आई हैवंट गॉट एनी फीडबैक फ्रॉम दैट मॉड्यूल कि अभी तक मुझे भी डिस्कशन सेक्शन पे मुझे दिखा नहीं है किसी ने कोई अपलोड किया हो कि सर ये मैंने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया है, राइट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दी वीडियो कि चेक करना है कैसे काम होगा, राइट. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे तब तक इट वोंट बी फिजिबल. ये देखकर इट वोंट बी एनी ऑफ एनी वैल्यू. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहली बात, 2014 का जो मैकेनिक्स का पेपर था, सो आई विल टेक इट ऑन अ टफर साइड, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे इधर दे वर लेंदी और दे नीड अ गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड नहीं थे. जैसे 2-3 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन वेर कंप्लीटली कन्वेंशनल, बट 2-3 क्वेश्चन इसमें चैलेंजिंग भी थे, राइट. लेट अस स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दैट, before starting that, try to understand how you are going to do that. So now you have written 9 questions, and these 9 questions will be of some marks, let's say 100 marks. Assume, right, what is the normalization factor we are taking here, जो मैं ले रहा हूं. So for our practice, let's take 65% normalization for our practice. So what you have to do, जैसे अगर मान लो जोड़ लेना कितने मार्क्स का है, मान लो 100 मार्क्स का है, तो what our aim is to we should get 65, right. We should get at least नहीं, मतलब maximum we can get 65 here. This is the normalization we are going to use. अब देखो हाउ यूपीएससी इवेलुएट्स, सबकी अलग अलग कहानी है. नो वन कैन टेल यू द एग्जैक्ट थिंग, बट जो अभी तक होते आया है, अभी तक के जो टॉपर बताते आए हैं, अभी तक जो मैंने बताया है, उससे जो मार्क्स रिफ्लेक्ट हुए एग्जामिनेशन में, उससे मुझे लगता है कि 70% नॉर्मलाइजेशन है, बट वी विल टेक इट एट 65 एज ऑफ नाउ. फर्स्ट रूल जो मैं बताऊंगा, इफ आंसर इज रॉन्ग, नो मैटर तुमने क्या लिखा है, ये मेरा रूल है, प्लीज गिव हिम 0. अगर तुम्हारा आंसर गलत है तो 0 दो अपने आप को. सेकेंड रूल, योर आंसर मस्ट हैव इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जो तुम सॉल्यूशन करोगे, एंड देन द इंटरप्रिटेशन और द कंक्लूजन. क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे करेंगे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks, right, so what is maximum marks you can get here? If question is of 10 marks, you can get maximum 6.5 here. So how I will be allocating you marks? If your answer is correct, अगर करेक्ट नहीं है तो 0, याद रखना. अगर करेक्ट है और सिर्फ बिना इंट्रो कंक्लूजन लिखा है तो 5 marks. इंट्रो लिखा है तो हाफ मार्क्स मोर, ये लिखा है तो हाफ मार्क्स मोर, एंड हाफ मार्क्स खुद को देना प्रेजेंटेशन के लिए. अगर प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हैं, एक फ्लो इज गुड, योर हैंडराइटिंग इज लेजिबल, जो तुमने फॉर्मूला बनाया है या डायग्राम बनाया है, इनको तुमने बॉक्स किया है, डायग्राम को वेल लेबल किया है, सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दैट ओनली, राइट. So I have just told you that, yes, so it is a self evaluation test.
Understand? Understand this thing. PSET means previous year self-evaluation test. So you have to write your answer, then match with the model answer or whatever discussion I am going to give you. And वहां से लिख के बताओ कि मार्क्स कितने आए हैं. Everyone, I want your marks in the discussion. ठीक है. अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए तुम अपना PDF भी जो है वो अपलोड कर सकते हो. वहां पे ऑप्शन है डिस्कशन सेक्शन में. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज, इसको क्या कहा जाए, इट इज ऑन द इजियर साइड. राइट. इजी टू मॉडरेट कह सकते हो कुछ लोग. Now this question, what they have asked, the density of the solid sphere of radius a, rho equals to rho a naught r. Right. So here the density of the sphere that is given is not uniform, it is non-uniform. ये कैसा है? ये non-uniform है. ये रो नोट ए बाई आर से चेंज कर रहा है कुछ, मान लेते हैं. राइट. निकालना क्या है? वेयर रो नोट इज कांस्टेंट डेंसिटी एट द सरफेस एंड आर इज डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मतलब रो नोट जो है वो कांस्टेंट हमें लेकर चलना है. ठीक है. हमें निकालना है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इट्स स्फीयर एट इट्स सेंटर. नाउ अंडरस्टैंड, मैकेनिक्स में जनरली जब हमें इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है और सबसे सही चीज जो है वो है डेफिनेशन. अगर तुम्हारे पास कोई लॉज है तुम लॉज लिख सकते हो. डेफिनेशन इज अ वेरी बेसिक वे टू स्टार्ट इट और इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट इट. राइट. नाउ अगेन विच डेफिनेशन वी विल प्रेफर हियर. यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो कि वी हैव टू यूज दी गॉसेस थ्योरम. अगर हमें गॉस थ्योरम यूज करना है तो हम लोग पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लिखेंगे, बट वी विल स्टार्ट विद द जेनरिक डेफिनेशन ऑफ दैट. तो जो मैंने यहां पर दिया है डेफिनेशन, दैट इज gravitational field of a massive body is the area up to which its influence can be felt. Right. So it's a generic definition कि कहां तक उसका इफेक्ट है. राइट. जहां तक उसका इफेक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड. नाउ अंडरस्टैंड, वहां उसके बाद में लिखा है मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी से डिनोट करते हैं, जो बेसिकली ये था कि कितना इंटेंस है एज वेल एज कैसे वेरी कर रहा है. आर यू गेटिंग इट? बेसिक चीज पता सबको. नाउ उसके बाद पता है मैं कि गॉसेस लॉ को यूज करना है, तो मैंने गॉस लॉ को स्टेट किया. राइट. ऑल ऑफ यू नो दैट, पढ़ लेना. यहां से इंपॉर्टेंट है कि जब तुम लिख रहे हो फॉर्मूला उसको ट्राई करो बॉक्स लाने का. ये कलर तो कर नहीं पाओगे एग्जाम में, करना भी नहीं है. ठीक है. बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम उसकी वैल्यूज लिखते रहो कि G का मतलब क्या, DA क्या, मास इनक्लोज क्या. या तो तुम ये लिख दो, या अगर तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल है तो अपने आंसर में एक चीज लिखना स्टार्ट कर दो, वेयर सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग्स. तो ये सारी चीजें मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में लेक्चर होंगी. तो मैं मान कर चलूंगा कि जो बच्चा देख रहा है इसके बाद वाली वीडियो उसने ये वाली वीडियो देखी होगी, या जो ये देख रहा है वीडियो वो उसकी पहली वाली जो वीडियो आई थी ओरिएंटेशन वो देखा होगा. तो अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिनोट द वेरिएबल्स, वी हैव टू शोकेस द वेरिएबल. ठीक है. नाउ अब यहां पर देखो, यहां तक जो है हाफ पेज में we have did it. Now coming to this, रो बराबर रो नॉट है. अब देखो यहां पर एक चीज क्या है, यस दिस वन. यहां पर देखो, दिस इज द डायग्राम दैट यू शुड ड्रॉ. कलर नहीं करना अगेन, बट दिस इज द डायग्राम यू शुड ड्रॉ. अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यहां पर क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया एट 2a. इस वाले पे निकालना है कि कितनी फील्ड है, लेकिन मास कहां कंट्रोल्ड है, तो मास अंदर ही कंट्रोल्ड है. एक गलती जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कभी कभी कर लेते हैं, दैट्स अ सिली मिस्टेक टू डू, कि जब वो मास को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां से 0 से क्या कर देते हैं, यहां पे 2a कर देते हैं. a की जगह क्या कर देते हैं, 2a. बट इट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज मास इज नॉट इंक्लोज अप टू 2a. मास कहां तक इंक्लोज है, सिर्फ a तक. बस यही एक गलती जो नॉर्मली लोग करते हैं, अदरवाइज दिक्कत नहीं होती इसमें. राइट. नाउ if you put that
इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना तुम लोग बैठ के, पीडीएफ तो मिल जाएगी तुम्हें। पीडीएफ अगेन तुम्हें अटैचमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पे ये वीडियो तुम देख रहे होगे ना तुम्हारे पोर्टल में, वहां पे अटैचमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नाउ व्हाट आई हैव डिड इट इंटेंशनली दैट इंस्टेड, हाँ, इंस्टेड टेकिंग इट एज, देखना, इंस्टेड टेकिंग दिस वन एज 2a, आई हैव टेकन r। देखना जैसे हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि 2a तक निकाल के बताओ क्या होगा, बट मैंने क्या लिया, इंटेंशनली इसको r लिया। वाई? इससे फायदा क्या होता है, एंड यू शुड डू इट जब भी क्वेश्चंस में आए, प्लीज वैल्यू जो है वो एकदम लास्ट में पुट करो। जब तक वैल्यू बिना पुट किए काम चल सकता है, प्लीज टेक इट एज वेरिएबल। क्यों फायदा है? इफ यू टेक r, तुम्हारे पास जो रिलेशन है कुछ ऐसा आएगा, दिस वन, दिस रिलेशन। अब देखो यहां पर r है, यहां पर g है, तो यू कैन फाइंड अ रिलेशन। तुम लिख सकते हो कि g घटेगा जब r बढ़ेगा, राइट? तुम ये भी कंक्लूड कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। इन कंक्लूजन, ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चन में यूपीएससी खुद भी बोल देता है, इन कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। इन कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। इंटरप्रेट कब कर पाओगे? जब तुम एक वेरिएबल पर टर्म में लाओगे। तो हेयर देखो, ये ऑल्दो आसान सवाल था। नो, एक चीज मैंने यहां पर क्या नोटिस किया है कि हमें पूछा गया इसके बाद का, हम r ग्रेटर देन a के लिए काम कर रहे थे अभी तक। इसके पहले क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो बिना यहां शो किए हुए, राइट? कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। जैसे मैंने बहुत ही आराम से यहां देखा कि अगर ये r होता, यही तो होता, अगर ये किसी अंदर में होता तो ये r होता, तो यहां भी 0 से r होता। जब तुम r r करते ना, तो यहां पे ये r होता, तो r²/2, तो r² इधर भी और r² इधर भी कट जाता और कांस्टेंट आ जाता। और गेटिंग इट? ये सिर्फ 5 सेकेंड का मेंटल एफर्ट था मेरा, जिससे मुझे ये पता चल गया कि a से पहले क्या होता, ये कांस्टेंट होता। उससे फायदा क्या हुआ कि बाकी लोग से ज्यादा वैल्यू एडिशन मेरे आंसर में हो गया इस ग्राफ का। बस, बाकी तुम लिखो ना लिखो, दैट्स अप टू यू, बट ये ग्राफ जो है इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ आई हैव कंक्लूडेड दिस आंसर, दैट इट इज नोटिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड हियर। अब दो, इट इज अगेन अ डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो मैंने ऊपर नहीं लिखा था, राइट? सो आई हैव रिटन इट इन द कंक्लूजन सेक्शन, कि जो हमने निकाला है जी, अगर हम वहां पे कोई यूनिट मास चार्ज को लेकर चले जाएंगे, सॉरी चार्ज नहीं, यूनिट मास को लेकर चले जाएंगे, तो दिस इज द फोर्स दैट इट विल एक्सपीरियंस। तो दिस इज माय कंपलसरी कंक्लूजन, दिस इज माय कंपलसरी कंक्लूजन, अगर ये ड्रॉ हो सके तो। एंड दीज आर सम वैल्यू एडेड जो मैंने डाल दिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आए, अगेन इट इज अ मॉडल आंसर, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। बट अगर मान लो तुम ये नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, राइट, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो लास्ट में क्या लिखोगे कि भाई साहब हमें पता है एप्लीकेशन जीपीएस में होती है, कॉस्मोलॉजी में होती है, स्पेसक्राफ्ट की ट्राजेक्ट्री को निकालने के लिए होती है, राइट, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए होती है। सो दीज पॉइंटर यू शुड हैव फॉर एवरी टॉपिक, कि जब तुम कंक्लूड नहीं कर पाओ ढंग से, इंटरप्रेट नहीं कर पाओ, तो इनका सहारा लेना पड़ता है। और अगर ये 10 की जगह 15 मार्क्स में आ जाए या 20 मार्क्स में आ जाए, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये अगर रेडीमेड रखोगे अपने पास, तो इट विल हेल्प यू, राइट? Now, coming to the second one. Second one is a very very basic question, class 11 का क्वेश्चन है, बट हम लोग थोड़ा इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, राइट? वी विल डिफाइन फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया refers to the resistance provided by a mass or a rigid body to the change in state of its rotational motion. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ये सब तुम्हें पता है। Now, this is how we should do. वी विल टेक कि ये रिजिड बॉडी है। अगर ये रिजिड बॉडी है तो हम कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं। लेट्स से
लेट्स से हमने क्या किया, ये एक रिजिड बॉडी है जो तुम्हें दिख रहा है यहां पर ब्लू कलर में, तो मान लो हमने ये एक एलिमेंट ले लिया यहां पर, दिस इज माई एलिमेंट जिसकी मास कितनी है, mi है। mi जो है दिस इज ओरिजिन, दिस इज द आर्बिट्ररी ओरिजिन जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसी से पास करते हुए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बोल रहे हैं हम लोग, I1 बोल रहे हैं, एंड दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, इससे पास करने वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, I या I सेंटर ऑफ मास जो भी कहना चाहो। नाउ ये दीज एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक्सिस किसके हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। नाउ व्हाट आई एम assuming here that this point is at a distance ri from here, और ये जो पॉइंट है ये r, ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, उससे जो सेंटर मास है वो r दूरी पर है, राइट। चलो इफ वी हैव अंडरस्टूड टिल हेयर, तो क्या ये लिखा जा सकता है, देखना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा क्या है, ये तो सीखा है I1 क्या है, I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगी, mi इंटू आर आई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का समेशन, mr स्क्वायर वेयर r इज r परपेंडिकुलर। नाउ वन मोर वे, ये कैसे लिखते हैं r परपेंडिकुलर, r वेक्टर का n से क्या करवा दो, क्रॉस प्रोडक्ट, सो rn sin थीटा, दैट इज n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यूनिट वेक्टर है, so it will become r sin theta, that is the perpendicular distance from this axis, so this we will use. Now moving on, देखो here जो yy we have taken is the, दिखाई दिया तुम्हें, this is my yy, ये वाली ये yy है और ये x डैश है, दोनों पैरेलल है। नाउ व्हाट आई कैन राइट हेयर, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि mi rin लिख दिया, अब इस ri को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो हमने यहां पर माना था, ये था दिस वाज r, दिस वाज ri, दिस वाज ric, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होगा, ric प्लस r बराबर ri, सो वी हैव पुट ri इक्वल्स टू ri प्लस c, so if you put it what you will get, this one ric and square, सॉरी इसका होल स्क्वायर है, इसको तोड़ दो, होल स्क्वायर तोड़ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना अच्छे से, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस डेल्टा m को अंदर ले आ सकते हैं हम लोग, समेशन m को, एंड वी नो दैट दिस थिंग, दैट मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, we know that, right, ri बराबर m1 r1 m2 r2 अपॉन m था, तो अगर ये कर दे तो इट इज ऑलवेज 0, मास मोमेंट अराउंड दी इज 0। आई थिंक ये सबको पता भी है, तो इफ यू पुट ऑल दीज थिंग्स, ये क्या बन जाए तुम्हारा i, इट इज mr स्क्वायर, राइट। नाउ ये जो है ये क्लास 11th की थ्योरम है, राइट, एंड आई गेस एवरीवन नोज इट। कुछ जो शायद मुझे लगता है तुम लोग लिख सकते हो, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज हाइगन स्टेनर थ्योरम, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइगन स्टेनर थ्योरम भी। सो अगेन इट्स अ वैल्यू एडिशन, ये लिख दोगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बन जाता है, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, काम की बात है, इसको नहीं लिखोगे तब भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, रोलिंग बॉडीज की डायनेमिक्स में, राइट, एरोस्पेस रोबोटिक्स, ये पढ़ लेना, ये सब ये अगेन एडिशनल है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कंक्लूड करने के लिए तो ये एप्लीकेशन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो था, दिस वन इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसकी एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो एक्सेप्टेड, मैं इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें बताऊंगा, ये भी बता दूंगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा रखा है, बट मैं क्या बोलूंगा, ये मैंने पढ़ाया कहां पर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, बट नॉर्मली फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन
इस टाइप की चीजें को सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स अ मोर ऑफ द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स देन द फिजिक्स पार्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूव्स विद वेलोसिटी u इन, पढ़ना अच्छे से, इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ने नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड। नाउ अंडरस्टैंड, इफ द नॉन विस्कस, जो पहला हमारे दिमाग में आता है वो आता है स्टोक्स लॉ। सुनना अच्छे से, जब भी हम स्फीयर देखते हैं और अपने सिलेबस से मैप करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आती है? स्टोक्स लॉ। बट वो तो विस्कोसिटी वाला है, विस्कस होना चाहिए, यहां क्या है? ये नॉन विस्कस है। Now calculate the pressure distribution over the surface of the sphere. Do you think that a force is necessary to keep the sphere in a uniform motion? अब बेसिकली क्या है कि ये हमारा फ्लूइड है और ये हमारा जो स्फीयर है वो यू से जा रहा है। अब बताना है कि इस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट? तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बर्नौली थ्योरम। कैसे पता चला? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड। कहां पढ़ा है आपने? बर्नौली से, राइट? आगे हम लोग वही लगाने वाले भी है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर हमारे पास कोई नॉन कॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड है तो उसकी प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास बर्नौली थ्योरम है, राइट? बट कैसे अप्लाई करें उसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी हम इनकॉम्प्रेसिबल बोलते हैं, राइट, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने बताई थी, उसे ड्राइव करके क्लास में, अगर याद होगा तो। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि मास इज कंजर्व, बट इसी को अगर तुम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है, अब समझना कैसे है। ये तो बर्नौली तुम सबको पता है, राइट? वेयर सिंबल हैज द यूजुअल मीनिंग, मैंने ये पढ़ लेना आराम से। यहां से देखो, यहां से मैंने क्या किया है, यहां से क्वेश्चन है। अब इसको तुम समझो क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। ऑल्दो फाउंडेशन बैच जो 24 वाला है उसके बच्चों ने पढ़ा नहीं है अब तक, है ना? बट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैंने पुराने क्लासों में पढ़ा रखा है ये चीज, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो इस बार वाला बैच है उसको वो ये इग्नोर कर दे, ठीक है? जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो देखें। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, और तुम्हारे पास पोटेंशियल था फाई। एग्जैक्टली सेम काम करना है यहां पे। कंसीडर दिस फ्लो एज इलेक्ट्रिक फील्ड, consider this velocity of flow as electric field and this as phi. So can I write as कि E बराबर, जैसे तुम लिखते थे, माइनस डेल्टा फाई, सिमिलरली यहां पर क्या फ्लो कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वेलोसिटी फ्लो करे so it can be V बराबर दिस, एंड इसे हम कहते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। क्या हम बोलते हैं इसको? जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहां पर ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पोटेंशियल, राइट? तो पहली चीज तो ये समझ लो कि वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। हम लोग कई बार जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे एनालॉजी लेते हैं फ्लूइड का। गॉस लॉ पढ़ाया था, वहां भी फ्लूइड की एनालॉजी लेते हैं, राइट? जब फ्लक्स पढ़ते हैं वहां भी तो फ्लूइड की एनालॉजी लेते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालॉजी ले लो, उल्टी चीज है, राइट? कि जैसे वेलोसिटी जा रही है, जैसे फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सो फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? पहली बात तो ये समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी अपना पोटेंशियल, तो यहां पे फ्लो कौन कर रहा है? वेलोसिटी, उसके पास भी क्या है? अपना पोटेंशियल, दैट इज दी वेलोसिटी पोटेंशियल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास विल गिव दिस इक्वेशन। इफ यू हैव अ वेलोसिटी, इफ इट इज कंजर्व इनकॉम्प्रेसिबल और मास कंजर्वेशन, जो हमने क्लास में पढ़ा है, इट विल गिव यू दिस इक्वेशन, डेल्टा डॉट वी बराबर 0, और v को अगर तुम 5 पुट करोगे यहां पे तो क्या जाएगा? डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। एक्चुअली में है क्या ये? लैपलेस इक्वेशन। ये है क्या? लैपलेस इक्वेशन। अब जो पुराने बच्चे हैं वो याद करें, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, जहां मैंने पढ़ाया लैपलेस इक्वेशन। वहां मैंने बताया था कि अगर ये लैपलेस इक्वेशन है और अगर हम एजीमुथल सिमेट्री ले z एक्सिस के अलॉन्ग स्फेरिकल में, तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, an r to the power n bn divided by r to the power n plus 1 pn cos theta. It is what? Our legendary polynomial. जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज को। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन फॉर्मूला जो हमारा इसका आता है, राइट?
नाउ सो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग हेयर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही टफ है मैकेनिक्स में, ये दिमाग लगा पाना इस लेवल पे इट इज नॉट फिजिबल इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ये चमक जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखो हमें ये तो पता है कि ये करेगा क्या, ये फ्लूइड जो है ये फ्लो कर रहा था, मान लो ये फ्लूइड है, वैसे कर लेते हैं, मान लो ये फ्लूइड है, ये फ्लो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से जाता, दिक्कत कुछ नहीं होती इसको। बट अगर मान लो यहां पर स्फीयर लेकर आ जाए, एक अगर स्फीयर हो जाए तो क्या होगा, इसकी फ्लो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी फ्लो अब ऐसे हो जाएगी, इसकी फ्लो अब ऐसे हो जाएगी, ये यहां से जाकर यहां ऐसी हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने कई बार हमने बर्नौली के टाइम पे ऐसा फ्लूइड का प्रोफाइल बनाया भी है, राइट। तो यूजिंग दिस स्फीयर इट इज व्हाट, इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड, राइट। कैसे करेगा दैट वी विल सी। अब देखो जब r इंफिनिटी हो जाएगी, जब r इंफिनिटी है, ये है हमारे पास, ये स्फीयर है, r इंफिनिटी बहुत दूर पर, तो फ्लो तो फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी स्टार्टिंग में थी, गेटिंग इट। r इंफिनिटी पे दोनों साइड पे फ्लो विल बी सेम, इट विल बी अनइफेक्टेड बाय दिस स्फीयर। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर कि r इंफिनिटी पे v विल बी कांस्टेंट, सेम रहेगा। दैट मीन्स कि ये इंफिनिटी पे भी वैलिड होना चाहिए, बट अगर यहां तुम इंफिनिटी डालोगे तो इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मीन्स an शुड बी 0। अगेन ये कॉन्सेप्ट हमने सेम क्वेश्चन किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ग्रिफिथ में भी ये क्वेश्चन है, आर यू गेटिंग इट। तो अगर वहां से तुम मैप करोगे तो यू कैन इजिली विजुअलाइज दिस क्वेश्चन, आर यू गेटिंग इट। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको शायद दिक्कत आ रही होगी, ये मुझे भी पता है, बट अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म नहीं आता तो प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। अगर तुमने पढ़ा है लैपलेस का सॉल्यूशन देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। नाउ तो 5 विल बिकम an के 0 होने के बाद इट विल बिकम दिस bn r टू द पावर n प्लस 1 pn cos थीटा, राइट। नाउ एक चीज हमें और पता है कि एट एनी पॉइंट r phi इज व्हाट v डॉट r। अगेन v को कैसे मानोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, v को दिमाग में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, e मान लो, सब कुछ बन जाएगा फिर। तो इट विल बी अगेन u r cos थीटा, e डॉट r u r cos थीटा, दैट मींस डेल फाई बाई डेल r एट r इट इज u cos थीटा। जस्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है इस वाले को। अब देखना इफ इट इज u cos थीटा, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का क्या होगा, n बराबर 1, n बराबर 0 पे 1 आता है, n बराबर 1 पर ये cos थीटा आएगा, राइट। तो इफ यू रिमेंबर दिस लेजेंडरी पॉलिनोमियल इट विल बिकम u cos थीटा। नाउ डू इट विद दिस वन। अगर फाई हमारा ये आया है ये, तो यहां पे भी तो फाई है, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आएगा। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बिकम क्या आएगा, ये r पावर n प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा, दैट इज n माइनस 1 bn r पावर n प्लस 2 pn cos थीटा। तो व्हेन यू कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन दिस वन, ये भी बता रहा है सेम चीज विद दिस इक्वेशन, राइट। ये कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, और अगर किसी पॉइंट r अगर ये थीटा बनाती थी तो ये क्या था, ई आर कॉस थीटा, सेम चीज। यहां अगर वेलोसिटी v है एट एन एंगल थीटा इट विल बी वी आर कॉस थीटा और यू आर कॉस थीटा, जो भी चीजें हैं। एक चीज बस हमने क्या माना है यहां पर, दैट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही थी, इसमें स्फीयर मूव कर रहा था। तो हम कहां बैठ रहे हैं, हम लोग बैठ जा रहे हैं स्फीयर के ऊपर। अगर हम बैठ जाएंगे स्फीयर के ऊपर तो हमारे लिए स्फीयर क्या हो जाएगा, रेस्ट में, और फ्लूइड किससे मूव करेगा, माइनस यू से। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या था कि स्फीयर जा रहा है यू से, बट अगर हम स्फीयर के ऊपर बैठ जाएंगे तो स्फीयर हो जाएगा रेस्ट में और फ्लूइड किससे आएगा, यू से। जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। व्हाई वी आर यूजिंग दिस, कहां से चमक के आया दिमाग में कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे पहले, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो पता था। सेम एनालॉजी ले लेंगे फ्लूइड फ्लो के लिए, क्योंकि हमें स्फीयर के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे ये बिहेव करता है।
Okay, now when you put these things, what will happen? यहां पर क्या आएगा बताओ? ये n+1 pn, मतलब ये n की वैल्यू कितनी है? 1। cos थीटा का अगर टर्म यहां पे आ रहा है, देखो यहां पे क्या आ रहा है? cos थीटा। दैट मीन्स लेजेंडरी पॉलिनोमियल में जब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तब ये cos थीटा का टर्म आता है। तो जब ये cos थीटा का टर्म 1 आ रहा है तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इफ यू पुट n की वैल्यू 1, ये बोर्ड बहुत छोटा हो रहा है मेरे लिए, तो इफ यू पुट n की वैल्यू 1, ये बन जाएगा 1 + 1 2, ये बन जाएगा 1r³ एंड bn। तो देखो यहां पे लिखा मैंने -2b1r³ बराबर u, क्योंकि cos तो कट जाएगा, pn cos यहां पे 1 डालोगे, जो भी cos थीटा, cos से cos कट गया। तो व्हाट इज फाई? फाई की वैल्यू क्या थी? ऊपर bn cos थीटा, सो पुट कर दो। b1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहां? -urq/2 -urq/2 r² cos थीटा। यही थी पाई की वैल्यू क्या है? b1, तो b1 अपॉन r, n की वैल्यू 1 है, r² p1 cos थीटा। p1 cos थीटा इज बेसिकली, कुछ लिख रहा हूं मैं, b1/r² p1 cos थीटा इज cos थीटा। और b1 की वैल्यू यहां से आई है तो पुट कर दोगे, तो bn की वैल्यू जब पुट करोगे फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, नाउ फिर से एक बार समझते अच्छे से। व्हाट वी हैव डन, हमें बोला गया कि एक स्फीयर है, वो एक इनकॉम्प्रेसिबल आइडियल नॉन विस्कस फ्लूइड में u वेलोसिटी से जा रहा है। हमने जो क्लास में पढ़ा है या जो सिलेबस में है वो स्टोक्स लॉ पढ़ा है नॉन, किसके लिए? विस्कस के लिए। विस्कस फ्लूइड में अगर फोर्स निकालना है तो वो काम कर लेंगे, बट यहां पर क्या है? नॉन विस्कस, मतलब यूज करना होगा बर्नौली थ्योरम को। अगर बर्नौली थ्योरम हमें यूज करना इसमें आता नहीं है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि स्फीयर पे हम बैठ जाते हैं। जब हम स्फीयर पे बैठ जाएंगे तो फ्लूइड फ्लो करता हुआ दिखेगा। अब क्या करेंगे? फ्लूइड फ्लो को मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो के इक्वल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है वैसे ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एंड देन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इन एजिमुथल सिमेट्री इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जिन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा लाइन, प्लीज चेक दी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर, ये सिलेबस में है हमारे। तो जब वो करोगे तो फाई की जो सॉल्यूशन आई थी an r⁴n bn अपॉन rn+1 pn cos थीटा, लेजेंडरी पॉलिनोमियल वाला जो टर्म आया था वो तुम्हारी आती है, राइट। व्हेन r इंफिनिटी पे भी इसको सही होना है, फ्लो करना है, तो an की वैल्यू क्या होगी? 0। व्हेन an की वैल्यू 0 आई तो bn का टर्म आ गया हमारे पास, किसके टर्म में? cos थीटा के टर्म में। तो अल्टीमेटली जो फाई आई, जो वेलोसिटी पोटेंशियल आई, वो कुछ ऐसी आई। अब बताओ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? वेलोसिटी इज माइनस डेल फाई, यही तो निकाला है। तो क्या होगा? डेल फाई बाई डेल आर, r कैप + 1/r डेल फाई डेल थीटा, थीटा कैप। दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो दिस इज द वेलोसिटी वी विल गेट एंड दिस इज द वेलोसिटी एट द सरफेस। कहां की निकाल रहे हैं हम लोग? सरफेस की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, राइट। नाउ वी नो दैट कि बर्नौली थ्योरम तो ये बोलता है, ऑल्दो ये तो बर्नौली प्रिंसिपल भी कह सकते हो उसको तुम। मैंने बताया था कि जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो बर्नौली थ्योरम कन्वर्ट्स इनटू दी बर्नौली प्रिंसिपल। बट अंडरस्टैंड, ये तो बर्नौली थ्योरम बोलेगा कब? जब पोटेंशियल हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो था वैसे ही यहां पे वेलोसिटी फ्लो है। टेकिंग पोटेंशियल इज कांस्टेंट, राइट। बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल कंजर्व है, राइट। सो दिस इज हाफ रो v² प्लस p बराबर कांस्टेंट। अब हमें v पता है सरफेस पे, देखो हमें v तो पता है सरफेस पे। अब हमारे लिए बर्नौली लगाना आसान है, कैसे लगाएंगे? एक लगा दो इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे भाई वो तो u से फ्लो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एट इन्फिनिटी, देखो मैंने लिखा है भी यहां पे, कंसीडरिंग अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा? देखो P एट सरफेस क्या होगा? P एट सरफेस तो ये होगा ना, प्रेशर एट सरफेस प्लस हाफ रो V सरफेस का स्क्वायर। इन्फिनिटी पे तो ये U से मूव करेगा, इसको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो हाफ रो U² प्लस P0। P0 इज, अरे कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा,
इंफिनिटी पे भी, अगर हवे में है तो पी एटीएम वट एवर, डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर को पी नॉट मान ले रहे हैं। तो इफ यू पुट इट, तो पी सरफेस क्या हो जाएगा, हाफ रो वी, रो अंदर क्या हो जाएगा वी, हाँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एंड व्हाट इज वी एस, व्हाट इज वी एस, वी एस इज दिस, इससे u बाहर ले लेंगे, अगर जब u बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, हाफ रो यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बाहर ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, तो क्या बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8, जो भी है, जो आंसर आया। नो इट इज अ टफ क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन था, इसको मानने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि ये चमक पाना कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट उठाकर यहां पुट कर देंगे, इट इज नॉट इजी, इतना इंट्यूटिव नहीं है। नाउ यहां तक तो कर दिया हमने। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है ना कि एक ट्रेंड क्या चल गया है फिजिक्स ऑप्शनल में भी मैं देख रहा हूं कि लोग सोर्स निकालते हैं कहां से पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑन मैकेनिक्स, कंपाइलेशन आती है किताब उससे, बट जब उनकी सॉल्यूशन देखोगे ना तो उनकी सॉल्यूशन आधे पेज के भी नहीं है। आर गेटिंग इट? तुम जाना सॉल्यूशन देखना, मैं चाहता हूं तुम जाओ और देखो, ठीक है। व्हेन यू गो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑन मैकेनिक्स टाइप करना गूगल पे, ये शायद सवाल एमआईटी या किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ है, वहां से ही पूछेगा सवाल है। तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं ग्रुप पे क्या करते हैं लोग, उसको कॉपी एंड पेस्ट क्रॉप करके फॉरवर्ड कर देते हैं, वो समझते हैं मेरा मॉडल आंसर इज रेडी। नो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। एंड दिस इज व्हाट इज योर बुक सॉल्यूशंस, दिस इज व्हाट योर बुक सॉल्यूशन। तुम्हें इसका प्रोजेक्शन इस पे लाना है कि तुम कितना ज्यादा इसके यूपीएससी डिमांड को मैच कर पाते हो। हायर द प्रोजेक्शन हायर इट विल बी, राइट। तो ये मॉडल आंसर को समझो कि तुम्हें एग्जैक्टली आंसर लिखना कैसे है। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि डीएस माथुर और जेसी उपाध्याय, ये दो किताब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम यूज करो और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्जाम्पल्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें एग्जैक्टली वही तो कॉपी पेस्ट नहीं करना एग्जाम में, तुम्हें यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है और जैसे उसकी एक्सपेक्टेशन है वैसे करना है, राइट। तो जो मैंने उतना पूरा सॉल्व किया लेजेंडरी पॉइंट, ये वैसे नहीं किया गया है, राइट। वहां पे डायरेक्ट रिजल्ट उन्होंने लिख दिया है, तुम शायद देखो, शायद तुम्हें समझ भी ना आए, तुम शायद कनेक्ट भी ना कर पाओ ये कहां से लाया गया है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ अगेन दिस डायग्राम इज नॉट मेंशन इन दैट बुक, राइट। नहीं ये चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड इट एज कंक्लूजन, दिस इज व्हाट यूपीएससी कॉल्ड इट एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, दैट द प्रेशर विल बी मैक्सिमाइज पाई बराबर, दिख रहा है साइन का फंक्शन है, पाई/2 पे मैक्सिमम होगा, पाई 0 पे होगा, कौन सी बड़ी बात है। बट अगर ये लिख दोगे तो ये कंक्लूजन में तुम्हारे काउंट हो गया, इंटरप्रिटेशन में काउंट हो गया। तुम अगर ग्राफ बना दो तो काउंट हो गया। क्या टफ थोड़ी ग्राफ बनाना, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, इधर पाई/2 पे। तो अरे ये गलत बन गया है, प्लीज ये गलत बन गया है। इसको एक काम कर दो, ये 0 कर लो, ये पाई कर लो, ठीक है, और ये ग्राम बना लो, एंड दिस इज थीटा बराबर पाई/2। प्लीज करेक्ट इट। मार्केट में यही सर्कुलेट होगा, अब लोग समझेंगे कि गलत पढ़ा मास्टर, इसको सही कर लो सब लोग। थीटा बराबर 0 पे ऐसा कुछ होगा, तो आई एम रीड्रॉइंग दिस ग्राफ। एक मिनट, हाँ, आई एम रीड्रॉइंग दिस ग्राफ, दिस इज अ रॉन्ग वन। Kindly correct it. Correct graph will be this. That this is theta is 0. This is theta बराबर पाई/2. This is theta बराबर पाई. Right? And
द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, एट थीटा बराबर 0 इट इज मिनिमम, और ऐसा है इट इज मैक्सिमम एट π/2। वैल्यू तो यही पुट कर दो जो मैंने की है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो सेम। सो थीटा बराबर 0 पे ये मिनिमम है, वाई, एंड इट इज दी पी नॉट। ये कितनी है? पी नॉट, वही जो इन्फिनिटी पे तुम्हारी पोटेंशियल है जो हमने अज्यूम की है। और यहां पर क्या है? यहां पर आ रही है 3/8 रो यू स्क्वायर प्लस पी नॉट, राइट। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो इस ग्राफ को। चलो अगेन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, वेलोसिटी मेजरमेंट, एटॉमाइजर, लिफ्टिंग ओवर, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये सब कर सकते हो। अगेन ये सब लिखने के बाद अगर तुम ये लिखते हो ना तो इट विल क्रिएट अ गुड इंपैक्ट, अदरवाइज तो ठीक ही है। चलो आ जाओ। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत कंट्रोवर्शियल था और ये समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या लिखा जाए, क्योंकि तुम्हें लिखना स्टेटमेंट में ही है, ठीक है। सीधा सेकंड स्टेटमेंट पर पढ़ो, फिर आते हैं बाद में फर्स्ट वाले पे। सेकंड क्या बोल रहा है? सिंपल कि इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। भाई अगर तुम्हारी ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ा है हमने, या हाफ आई ओमेगा डॉट एल पढ़ा है हमने। अगर ओमेगा जीरो जब रोटेट ही नहीं कर रहा है, रोटेशन का एनर्जी भी जीरो, अचानक से रुक गया तो क्या होगा? अब देखो इसमें बहुत भर भर की चीजें हो सकती हैं। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एयर का सर्कुलेशन चलता रहेगा इनर्शिया के कारण, ये बंद हो गया तो बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट आ सकते हैं, राइट। रोटेशन खत्म हो गई तो ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा होगा सोलर फ्लेयर्स के बारे में, सोलर फ्लेयर्स हमला कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह, वो सब कुछ नहीं करना है हमें। आर यू गेटिंग इट? इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है व्हाट हैपेंड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट हैपेंड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे ही क्या इफेक्ट आएगा वो बताएंगे, अपार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो को ही एक्सप्लेन करेंगे, कमेंट इन डिटेल। गेटिंग इट? अगर वो जीरो हो जाता तो क्या क्या उसका इंप्लीकेशन है, वही बस करेंगे हम, फिर ज्योग्राफी को उठाकर नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो पहला वाला तो पता तुम्हें, कंसीडर द बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द बॉडी विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच रोटेटिंग फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करना है, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने ड्राइव करके दिखाया तुम्हें कैसे काम करना है। मैंने दो तरीका अपनाया है इस तुम्हारे मॉडल आंसर शीट में। एक तो ये तरीका है, ये भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है बट इसको मैंने कंप्लीटली आंसर फॉर्मेट लिखा है। एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसे मैंने नोट्स फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट बेसिकली कर दिया है, ठीक है, अपने नोट से। अगर वो भी सही चल रहा है तो इट विल वर्क फाइन। देखो क्या होगा। तो पहले वी विल इंट्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दो तुम्हें पता है। देन वी विल डिफाइन दिस रिजिड बॉडी, जिसमें एम आई ले लेंगे एंड एम आई इज गिवन। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम आई वी डॉट वी, हाफ एम वी स्क्वायर टी होता है। नाउ वी नो दैट इस एम आई को अंदर ले लेंगे तो इट विल बी हाफ एम वी आई स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि v को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। नाउ ये मैंने तुम्हारे रेफरेंस लिख दिया है जिन्हें थोड़ी दिक्कत होती है ना बेसिक रिजल्ट्स में, वो यहां से देखिए a क्रॉस b डॉट सी क्या होता है? a डॉट b क्रॉस c। तो यूजिंग दैट यू विल गेट हाफ ओमेगा डॉट r क्रॉस m क्रॉस v, राइट। ये है क्या? ये है क्या? इसको हम डिफाइन करते हैं l। तो हम क्या डिफाइन करते हैं? L। दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इतना ही तो नहीं कर सकते ना तुम। अब तुम बोल दो कि यही डेरिवेशन हमारा हो गया और तुम इसी में तुम सीधे L की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो और बोल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये होगा। इट वोंट सर्व आवर पर्पस, क्योंकि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। आई हैव गिवन 5 पेजेस, एटलीस्ट 4 पेजेस तो मिले ही होंगे उस साल 2014 में। तो हमें वो पेजेस भी भरने हैं और इस L को भी ड्राइव करना होगा, क्योंकि ये हाफ पेज में 25 मार्क्स कोई नहीं देने वाला। तो पता ही हमें L बराबर R क्रॉस एम वी, राइट। पुटिंग इट वी विल गेट, यहां से स्टार्ट, जो मैंने ऊपर लिखा था वही मैं यहां लिख रहा हूं, दैट L इज व्हाट? ओमेगा आर आई डॉट आर आई डॉट आर आई डॉट ओमेगा। कैसे? फिर अगेन ये रिलेशन A क्रॉस B क्रॉस C, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is equals to b into a dot c dot a dot b dot a dot b. Now understand one thing,
व्हेन यू पुट दिस थिंग अबव, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। चेक करना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। नो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तो आ गया, दिस इज माई एल, दिस इज माई एल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लिखने की कोशिश करेंगे, एल एक्स। एल एक्स कैसे लिखेंगे, एम आई तो एम आई रहेगा, ओमेगा को क्या लिख देंगे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, ओमेगा एक्स। आर आई, आर आई का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, एक्स है। आर आई डॉट ओमेगा क्या होगा, इट इज एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड, राइट। ये तो आएगा आर डॉट ओमेगा, ये तो ऑलरेडी क्या है, स्केलर है। नाउ तो नीचे क्या हो गए, तो व्हाट विल हैपन, ओमेगा एक्स व्हेन यू टेक हेयर, रीअरेंज कर लो बस, ओमेगा वाई को एक साथ कर लो एंड ओमेगा जेड को एक साथ कर लो, तो यू विल रियलाइज दैट कि जो एल एक्स की वैल्यू आ रही है वो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई एंड आई एक्स जेड ओमेगा जेड आ रही है। Now this is a real problem। अभी तक हमने पढ़ा था कि L बराबर आई ओमेगा वेक्टर फॉर्म में, बट इट्स अ टेंसर नोटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, पढ़ा है। तो यहां पर दिस यू हैव टू इंडिकेट हेयर ओनली, here only you have to indicate in your answer that angular momentum along x-axis is not only dependent upon the angular velocity component along the x-axis but also on the other component of angular velocity। ये लिख लिया करो यहां पे, जो मैंने लिखा है यहां पे। Always try to interpret any result, जब भी रिजल्ट निकाल लो उसको इंटरप्रेट कर दो जस्ट नीचे उसके। नाउ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने सबको आता है आई गेस, आई एक्स एक्स क्या होगा, आई वाई वाई क्या होगा, आई गेस एवरीवन नो दैट। अच्छा ये तुम लोग बता दिया करो कमेंट में डिस्कशन वाले में कि क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं ये मानकर चलता हूं कि जो भी मॉडल आंसर या पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहा है उसने फाउंडेशन क्लासेस या तो मेरे हमारे इंस्टीट्यूट से की है या कहीं और से की है या फिर उसने सेल्फ स्टडी में ये खत्म कर रखा है। और अगर तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज फिनिश योर सिलेबस फर्स्ट एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉडल आंसर, ठीक है, तभी ये फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज ये इतना बेसिक है कि ये फिर बताने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो आई गेस आई एक्स एक्स आई वाई वाई क्या होता है सब लोग जानते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल ऑफ अबव हेयर, सो एल की वैल्यू क्या निकली थी हमने, एल एक्स एल वाई एल जेड। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा Lx हुआ, ये Ly हुआ, ये Lz हुआ। नाउ क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि व्हाट हैपन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है तुम्हें। प्रिंसिपल एक्सिस करोगे तो आई एक्स एक्स आई एक्स जेड जितने भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म है मैंने लिख दिया है, इट विल वैनिश। दिस इज व्हाट यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी अराउंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यहां देखो, that I have written half I omega square, t बराबर half I omega square. This I can write only when I am writing along the principal axis, right? For other axis इसको थोड़ा अलग मॉडिफाई करना होता है। चलो ये तो आसान था, ये तो तुमने किया है ना। दिस क्वेश्चन बेसिकली लोगों को बहुत परेशान करता है कि क्या होगा अगर अर्थ रुक जाए। तो मैंने यहां पर आइटम लिखा है और तुम्हें भी बस लिख कर ही आना है। ये क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकुलेशन का है, क्या ही होगा, ओमेगा जीरो हो जाएगी, तो अगर ओमेगा जीरो तो टी जीरो, मैंने वो भी बात लिखा है। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग दैट इज ओमेगा जीरो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो एज टी बराबर ओमेगा डॉट एल। सेम बात को लिखा है मैंने, बट तुम्हें लिखना होगा। आर यू गेटिंग इट? यूपीएससी वांट्स यू टू आर्टिकुलेट ऑन दिस। नाउ उसके बाद मैंने लिखा है सेम चीज, दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल स्टोर इन द सिस्टम। अरे बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, तुम कैलकुलेट कर लो ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। यू नो दैट अर्थ 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट इनर्शिया ले लो, ओमेगा तुम्हें पता है, कैलकुलेट करो। इट्स अ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैलकुलेट करके देखना, एक बार ट्राई करना, यू विल फील इट कितनी बड़ी एनर्जी है। अगर अचानक से रुक जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी अर्थ के सिस्टम में।
एंड दैट माइट क्या, ये ही होता है, ये क्वेश्चन भी है थर्मोडायनेमिक्स में, ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, राइट। क्या होगा जब सिस्टम में स्टोर एनर्जी, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट। तो मैंने वही लिखा है। तो पहला इंप्लीकेशन तो ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो होगी, जीरो होने के बाद क्या होगी, एनर्जी इज कंजर्व, ग्रेविटेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं हम लोग, सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल होल्ड हेयर, so all the energy will get converted into the potential energy of the system and that will increase the temperature of the earth tremendously. उसके बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, और क्या है इंप्लीकेशन का, वी नो दैट कि T बराबर हाफ ओमेगा डॉट एल, तो अगर T जीरो हो जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है अभी भी, L बराबर आई ओमेगा पढ़ा है हमने, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और ओमेगा बहुत कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो आई हैज टू बी इनॉर्मसली बिग, तो अर्थ जो है वो फैलना स्टार्ट कर देगा, इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, इट स्टार्ट बल्जिंग आउट, राइट। तो ये दो इंप्लीकेशन जो है वो मैंने लिखे हैं। अब सोलर फ्लेयर और बाकी चीजें जो तुमने पढ़ा है वो प्लीज उठाकर यहां मत लिख देना, राइट, उससे बस पेज भर पाओगे, बट यहां पे तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हें फिजिकल पैरामीटर पे करना है। तुम टेम्परेचर की बात कर सकते हो जो हमने की यहां पर, है ना, काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन राइट इट हियर, अदरवाइज जो भी है वो सब बकवास चीजें हैं, ठीक है। चलो, इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, आई विल से अगेन, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसको लिखना कैसे है ये समझो। ये पूछ क्या रहा है कि प्रूफ करो कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ओमेगा और एल के बीच में एक्यूट है। अब एक चीज याद रखना, अगर ओमेगा और एल के बीच में एंगल एक्यूट है, ये दिमाग में कहां से आएगा? एक्यूट का मतलब ये है, हम थीटा निकालते हैं, याद रखना हमेशा, तो ऐसे निकालते हैं ओमेगा डॉट एल अपॉन मॉड ओमेगा एल, दो वेक्टर के बीच के का एंगल, या ऐसे निकालते हैं साइन थीटा ओमेगा क्रॉस एल अपॉन ओमेगा ओमेगा एल का पूरे का मॉड मान लेते हैं इस तरीके से। तो अगेन व्हाट वी कैन यूज, हमें ओमेगा क्रॉस एल तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है, ओमेगा डॉट एल पढ़ा है, कहां पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दिमाग में चमकना चाहिए, ठीक है, कि कहां किसका सहारा लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज पोजेस्ड बाय द, जो भी है पता तुम्हें, अल्टीमेटली सेम डेरिवेशन, मैंने वही ऊपर से उठाकर कॉपी पेस्ट मार दिया यहां पर, राइट। मुझे इतना पता है कि अल्टीमेटली जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था उससे ओमेगा डॉट एल जीरो आता है, सॉरी टी बराबर हाफ ओमेगा डॉट एल आता है। अब तो मेरा काम आसान हो गया भाई, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है, वही लिखा मैंने। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा तो क्या है, 2t ओमेगा क्रॉस एल ग्रेटर देन जीरो। अरे जब ये ग्रेटर देन जीरो तो थीटा कहां से कहां तक होगी, जीरो से पाई बाई 2, मतलब कंसिडरिंग जीरो से पाई ही हो सकता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल इट फ्रॉम जीरो टू पाई हो सकता है। तो cos थीटा पॉजिटिव कहां होगी, जब ये कहां से कहां तक हो, जीरो से पाई बाई 2। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगी, दैट मींस थीटा विल रेंज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2, एक्यूट होगी। दिस इज व्हाट वी एक्यूट का मतलब होता है ना। पॉजिटिव अगर है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है, तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने वही पढ़ लेना एक बार, सेम चीज लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी इज यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, राइट। हम अगर मोमेंटम निकाल रहे हैं, हम अगर किसी की एनर्जी निकाल रहे हैं, राइट, सो ऑल दोज एप्लीकेशन व्हाट वी कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी, राइट। ऑल द डायनेमिक्स व्हेन वी आर कंसर्न विद द एनर्जी, हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और उससे चीजें काफी आसान हो जाती है। व्हाई, बिकॉज इट इज इन द पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव टर्म को रियल लाइफ में एक्सप्लेन करना और यूज करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, राइट। एंड अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। भाई अगर ये पेन है, इसको वी से इधर फेंको, उधर फेंको या इधर फेंको,
इन एवरी डायरेक्शन, अगर तुम r डिस्टेंस पे हो, तो r क्या मतलब कहीं पे भी हो, अगर तुम ये v से हिट कर रही है, इसकी मास m है, तो यू विल हिट बाई हाफ mv स्क्वायर एनर्जी ओनली, राइट। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू की। तो थोड़ा सा लिख दोगे, इट विल वर्क। नाउ ये क्वेश्चन आई गेस सबसे हो गया होगा ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्लास में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं करवाया है मैंने, बट मैंने क्लास में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, वेव वेक्टर के 4 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं ये बताया है, राइट। उसके बाद इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ भी। क्वेश्चन क्या है देखो अच्छे से, अ मिरर इज मूविंग थ्रू अ वैक्यूम in a relativistic speed v in the x direction. A beam of light omega is normally incident from x equals to infinity on the mirror. What is the frequency of the reflected light expressed in terms of omega, c and v? What is the energy of each reflected photon? समझ में आया कुछ? फिर से देखो क्या बोल रहा है कि दो फ्रेम है और रिलेटिविस्टिक लिख के तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिविस्टिक डोमेन। रिलेटिविस्टिक है और तुम्हें गिवन है एक फ्रेम जहां पे वो किससे भाग रहा है, v से। तो हमें तो पहले ये करना होगा कि हम लिखेंगे कैसे, हमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो इन रिलेटिविटी STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें पता है, वी डू इट यूजिंग दी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने क्लास में हमेशा बताया है कि जब भी 15 मार्क्स के ऊपर का सवाल आए तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे और साथ साथ पोस्टुलेट भी लिखोगे, राइट। तो सेम वी विल डू हेयर। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। ऑल्दो ये ओवर हाइप्ड मार्क्स है, इसका 25 इधर है, इससे एक और पार्ट है उसका 15 है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। यूजुअली अगर ये तीनों पार्ट भी अब आता है तो 20 मार्क्स के से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो वी हैव रिटन सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली, जैसा पूछा गया उससे अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्यूशन बनाया है। ऑल्दो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, पॉसिबिलिटी नहीं आगे बढ़ाने की उसको। तो अगर अभी के टाइम पे ये सवाल आएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जिसका सब पार्ट है उसको मिलाकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व इट। अगेन वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट वी मीन बाय लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़ लेना। And then it is based on the postulates of relativity which says that consistency of speed of light in vacuum. It means consistency मतलब constant है speed की light. Covariance of physical laws पता है तुम्हें। Now यहां मैंने वही पूरी कहानी लिखी है कि भाई साहब मान लेते हैं कि S फ्रेम है, S फ्रेम है, S फ्रेम V से भागता है, तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा लिखते हैं और इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। वहां पे गामा बराबर 1/v² c² होता है और बीटा बराबर v/c होता है। आई गेस जिसने भी ये टॉपिक पढ़ा है सबको ये पता है, इट्स दी थ्योरी ऑफ दिस वन। तो इतना हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम लाइट के बारे में बात करें। अब यहां से देखना स्टार्ट करो, हमने पढ़ा है 4 वेक्टर का कॉन्सेप्ट अपने क्लासेस में, राइट। उसी को एक्सटेंड करेंगे और मैंने बताया था कि कोई भी 4 वेक्टर हो, राइट। ए बताया था कि यहां पर A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश। सिमिलरली यहां पर A1, यहां पर A2, यहां A3 और यहां A4। किसी भी 4 वेक्टर के लिए वी कैन यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब याद करो एक चीज हमने और पढ़ी थी, जो मोमेंटम P था, याद है। तो PU को मैंने लिखवाया था P वेक्टर कॉमा IE/c। देखो P और इसमें अंतर ही क्या है, अरे वी नो दैट P बराबर H क्रॉस K एंड E बराबर H क्रॉस ओमेगा, पढ़ा तो है हमने, दैट्स वी नो दैट, इट्स अ बेसिक थिंग। तो अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, तो वी विल राइट K एज K वेक्टर I/c। वैसे ही K बराबर 2π/λ, तुमने मोमेंटम पढ़ाई है ना, मोमेंटम तुमने पढ़ा है ना ये चीज, P बराबर H क्रॉस K एंड E बराबर H क्रॉस ओमेगा। तो जैसा P और E का रिलेशन होगा वैसा ही K और ओमेगा रिलेशन होगा, वी नो दैट। सिमिलरली वही यूज किया है। अब P और E के रिलेशन में तुमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहां पर क्या आ गया, K और ओमेगा, जस्ट रिप्लेस इट। ये क्वेश्चन देख कर अगर डर जाओगे तो ये तुम्हें टफ लगेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में टफ लगता है,
बट अगर तुम सीख गए कि अच्छा ये तो वही है, P और E को इसने K ओमेगा लिख दिया है, तो लिख देते हैं वैसे. सो इफ यू राइट लाइक दैट ओनली, if you write like that, it will become something like that. ऐसे ही तो आता तुम्हारा P और E का रिलेशन, राइट. सो दिस इज आवर रिलेशन, के एक्स बराबर दिस. तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, ओमेगा डैश ओमेगा, ओमेगा माइनस बी सी अपॉन के एक्स, वेयर के क्या है, ओमेगा बाई सी. के याद करो, वही के हमारा 2 पाई बाई लैम्डा, राइट. 2 पाई बाई लैम्डा, एंड लैम्डा कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी बाई सी, सॉरी सी बाई फ्रीक्वेंसी, ऊपर ले जाओ तो 2 पाई एफ बाई सी, दैट इज ओमेगा बाई सी. वही बेसिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स में जो पढ़ा है हमने. आई थिंक थोड़ा सा सब लोग तो पढ़ चुके हो वो सब चीजों को, है ना. इफ वी आर इनटू द मॉडल आंसर वाले जोन में आ चुके हैं, और इवन जो फाउंडेशन बैच मैंने पढ़ा रखा है ये सब चीजें. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. चलो, तो अब ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी. अगर तुम कहीं से सॉल्यूशन उठाओगे, बहुत लोग सॉल्यूशन करते हैं, वो डायरेक्टली यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. दिस नहीं, यहां से तुम्हें सॉल्व नहीं करना. यहां से क्वेश्चन तो आ रहा है, बट ये 25, एक तो मार्क्स ज्यादा पूछा जाता है तो तुम्हें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. दूसरा तुम्हें ये जस्टिफाई करना होगा कि हाउ यू आर राइटिंग दिस. ठीक है, मोमेंटम डायरेक्टली होगा तब भी चलेगा, बट व्हेन यू आर राइटिंग दी कोई अलग चीज अदर देन मोमेंटम एंड एनर्जी, सो प्लीज ट्राई टू यूज दिस रूल, राइट. मिन्कोव्स्की केस वाला जो है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो तुम्हारा ये मैट्रिक्स है, प्लीज यूज दैट. किसी भी 4 वेक्टर को यहां पुट करो, राइट. एस डैश फ्रेम में यहां पर क्या करोगे, एस फ्रेम में मल्टीप्लाई करो, इजी मल्टीप्लिकेशन यहां पे दिख रहा हो तुम्हें, एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट. नाउ सी, दिस इज द मॉडल आंसर, डिस्कशन एंड एनालिसिस जो मैंने बताया था तुम्हें. एनालिसिस यही है कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर सकते थे, जो स्फेयर वाला क्वेश्चन था उसको सीधे छोड़ देना था, एग्जाम में वो सॉल्व नहीं होता. ये एग्जाम में सॉल्व होता, बट ये कब सॉल्व होगा एग्जाम इस टाइप पे, इसमें तुम्हें थिंकिंग टाइम चाहिए. आर गेटिंग इट. ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छा हाँ सॉल्व ऐसे करेंगे, नहीं हो पाएगा. इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें समय चाहिए जिसमें तुम सोच सको, और वो कब बचेगा. मैं बार बार हर क्लास में ये बोलता हूं, जब भी कोई डेरिवेशन पढ़ाता हूं, कि whenever you are studying any derivation, any conventional question, जो एज इट इज आता है, जो तुम्हारा टॉर्क वाला था, है ना, जो अभी कौन सा आया था, काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन था, अभी आने वाला है तुम्हारा रदरफोर्ड का क्वेश्चन, राइट. सो दोनों जो वही क्वेश्चन तुम्हारे नोट से डायरेक्टली उठकर आते हैं डेरिवेशन वाले, वो तुम्हें याद होने चाहिए ऑन फिंगर टिप्स, राइट, विदाउट इवन थिंकिंग. तुम्हें कैलकुलेशन उसकी याद होनी चाहिए. ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम रटा रटा ज्ञान लिखेंगे, बट इट इज दी नेचर ऑफ दी पेपर. यहीं से तुम्हारे पास समय बचेगा. जब वो रटा रटा लिख के आओगे ना, जिसे हम लोग वॉमिट करना बोलते हैं, सीधा वॉमिट करके आना है तुम्हें. डेरिवेशन पढ़ा, फ्रेमवर्क में डाला यूपीएससी के, और एग्जैक्टली वही पेपर में लिख कर आओगे. वहां से समय बचेगा, वो यहां पे यूज करोगे. और अगर इस क्वेश्चन में समय यूज कर लोगे 1-2 मिनट 3 मिनट सोचने में, देन यू कैन इजीली डू इट. अगर ये क्लिक हो गया कि मोमेंटम एनर्जी वही वेव नंबर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब देखो, अब तो सिंपल सी बात है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, मैंने एस फ्रेम में क्या लिखा है, ऑब्जर्वर, और ये मेरा क्या है, मिरर है. नाउ अंडरस्टैंड, ये मिरर तो भाग रहा है भाई वी से, ये मिरर वी से भाग रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, एस डैश फ्रेम है. अब देखो, अगर इंसिडेंट लाइट की बात करें, तो लाइट इंसिडेंट होता हुआ कौन दिख रहा है, ये तो मिरर दिख रहा है ना. तो हमें किस फ्रेम लिखना होगा, एस डैश फ्रेम में. तो एस डैश फ्रेम में ओमेगा डैश क्या आएगी, ऊपर से गामा इंटू ओमेगा डैश प्लस बीटा ओमेगा आई, जो ऊपर में लिखा है वही मैंने उतार दिया यहां पर. इट इज लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या है हमारा, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, याद रखना. सो इंसिडेंट रे कौन देख रहा है, ये मिरर, तो उसके हिसाब से ये ओमेगा आएगा. अब देखो, ये ओमेगा आई को बाहर निकाल लोगे तो 1 प्लस बीटा आई, ओमेगा आई मतलब इंसिडेंट ओमेगा. ओमेगा आई को ही हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा है. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ये कौन दिखेगा, ये भी मिरर दिखेगा. मैंने यहां पर लिख दिया है कौन देखेगा एग्जैक्टली, कौन ऑब्जर्वर है मेरे पास,
तो इंसिडेंट रे कौन देखने वाला है? मिरर। तो वो क्या करेगा? लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वाई? क्योंकि वो मूव कर रहा है किससे? वी वेलोसिटी से। मिरर ये भी तो बोलेगा कि जिससे आया उससे गया। भाई इसके फ्रेम में ओमेगा डैश आर बराबर ओमेगा डैश आई, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कौन देखेगा? वो तो ये देखेगा। ये किस फ्रेम में है? ये है एस फ्रेम में, तो ओमेगा आर, सॉरी मतलब हाँ ठीक है, ये देखेगा ओमेगा आर। ओमेगा आर गामा ओमेगा आर डैश प्लस बीटा ओमेगा आर डैश। ऊपर वाले में पुट करोगे, दिस इज व्हाट वी गेट, राइट? क्योंकि वहां पे जो है ये बीटा ओमेगा, ओमेगा का मतलब है क्योंकि यहां पे जो के एक्स है ना, कि सी इंटू के एक्स, शायद तुम लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो सी इंटू के एक्स क्या आ जाएगा? ये तो ओमेगा हो जाएगा। देखो सी इंटू के क्या आ रही है? ओमेगा आ रही है। दैट्स वाई वहां पे ओमेगा ओमेगा कॉमन आ जा रहा है। चलो, जब वो ओमेगा ओमेगा कॉमन आ गया, पुट करेंगे तो वेट वेट, तो ओमेगा आर विल बी गामा 1 प्लस बीटा ओमेगा आर डैश। ओमेगा आर डैश ऊपर निकाला है हमने, पुट करो, तो इट इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर ओमेगा। अब गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? वो तो 1 माइनस गामा स्क्वायर। ये तो भाई बी स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, तो 1 बाई बीटा स्क्वायर। अब सेम चीज किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों से ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सॉरी हाँ, इसे 1 प्लस बीटा, ये क्या लिखोगे? 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा। इस एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस बीटा अपॉन ये बीटा क्या है? सी बाई वी पुट कर दो, यू विल गेट दिस रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट। अब देखो अगेन, हो सकता है तुम्हें किसी किताब में सोल्यूशन मिल जाए, नेट पे सोल्यूशन मिल जाए, है ना, कोई तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में सोल्यूशन दे दे और तुम्हें यहां तक लाकर छोड़ दे, तो तुम्हारा काम यहां पर खत्म नहीं होता है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट तुम्हें हमेशा यह कोशिश करनी है कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्या तुम उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो या नहीं। यू हैव टू ट्राई दिस दैट यू कैन इंटरप्रेट इट और नॉट। तो कर लो, क्या दिक्कत है? ऑब्जर्वर विल सी अ शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्टेड फ्रेम में दिख रहा है तुम्हें? शिफ्ट है भाई, ओमेगा और ओमेगा आर सेम नहीं है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ये कम हो रही है कुछ, राइट? अगेन मैंने तुम्हें यह बताया है क्लासेस में कि जब भी हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक की और 15 मार्क्स के ऊपर का सवाल है, तो ऑलवेज राइट कि अगर ये नॉन रिलेटिविस्टिक होता तो क्या होता। एक केस देखना है हमें नॉन रिलेटिविस्टिक का, तो इफ इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक ये कट जाता, ओमेगा आर बराबर ओमेगा आई बराबर ओमेगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो तो बहुत आसान पूछा है। पूछा कि भाई एनर्जी कितनी होगी फोटोन की जो रिफ्लेक्ट होती है? एनर्जी क्या होती है? एच क्रॉस ओमेगा होती है। एनर्जी इज व्हाट? एच क्रॉस ओमेगा फॉर अ फोटोन, वी नो दैट। रिफ्लेक्टेड क्या होगी? तो एच क्रॉस ओमेगा आर। ओमेगा आर में निकाला ऊपर, पुट कर दो, आंसर आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वो भी सेम है, बोल रहा है कि पी इंसिडेंट जो है वो पी आई गिवन है। देखो अगर पी इंसिडेंट पी आई है तो रिफ्लेक्टेड क्या होगी? भाई जो एनर्जी का रिलेशन वही पावर का रिलेशन, किसी एक टाइम में अगर जो एनर्जी का रिलेशन है वही क्या है? पावर रिलेशन है। जस्ट पुट दी सेम थिंग, जो ऊपर आया वही यहां पे भी आएगा। पावर है क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इफ यू आर टेकिंग, तो जो रिलेशन एनर्जी का है डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, सेम आएगा, राइट? तो अननेसेसरली ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप अगर ये पूछेंगे भी तो इट विल बी हार्डली 15 और 10 पूछ लेंगे या 20 का पूछ लेंगे, बट दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यू शुड बी रेडी। चलो नेक्स्ट कमिंग टू हाँ, अब देखो मैंने इसमें थोड़ा सा क्या किया है, नोट्स वाला अप्रोच लिया है, कॉपी पेस्ट किया है नोट से। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये देखो अगेन डायरेक्टली जो तुम कन्वेंशनल डेरिवेशन पढ़ते हो वही पूछा गया है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग की डेरिवेशन पूछी गई है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है? जब जो है पार्टिकल चेंज ना हो, और हम यही लिख देंगे कि कैसा है ये, इलास्टिक है, और करता क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर डिफिनेशन ओनली, कि तुम क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो।
when you know these things, then you should be drawing this basic diagram. ठीक है, क्योंकि 25 मार्क्स का है तो ड्रॉ कर देंगे, हमारे पास समय होता है, स्पेस होता है ड्रॉ करने का, तो वी शुड ड्रॉ इट, राइट. सो टेकिंग द केस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग वेयर इट वाज कूलम्बिक रिपल्शन. क्या था रदरफोर्ड में, वी हैव टू डिफाइन दैट आल्सो. वेयर इट वाज द कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट पार्टिकल. जब तुम डिफिनेशन लिख दोगे, नेक्स्ट कम दी अजम्पशन. क्या क्या अजम्पशन लिया है हमने. अगर हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग को ले रहे हैं तो अजम्पशन करना पड़ेगा ना. पहला अजम्पशन है कि दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. मैंने थोड़ा सा यहां पे नोट्स के स्टाइल में लिख दिया है, प्लीज तुम इसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिख लेना, ठीक है. तो फर्स्ट इज दैट ऑल पार्टिकल्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट पार्टिकल्स. सारे क्या है हमारे, पॉइंट पार्टिकल्स को ट्रीट करना है. दूसरा, ओनली कूलम्बिक इंटरेक्शन इज टेकिंग इनटू अकाउंट. भाई वहां पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी थे टारगेट पार्टिकल के पास, और वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड, राइट. नेक्स्ट, सिर्फ कूलम्बिक इंटरेक्शन है तो कैसा फोर्स हम ले रहे हैं, सेंट्रल फोर्स. अरे कूलम्बिक इंटरेक्शन इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स से मतलब मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल. एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व होगी. तो ये ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट है अगर सिर्फ हम सेंट्रल मोशन ले तो. अच्छा, नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करवा सकते हैं हम लोग. टारगेट न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही मैसिव ले रहे हैं हम लोग. क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फाइल, बेसिकली यही था. जो टारगेट पार्टिकल इट इज वेरी मैसिव. बहुत मैसिव मतलब क्या है, वो कुछ नहीं चेंज होगी उसकी मोमेंटम, वो वही का वही रहेगा. पार्टिकल आएगा, डिफ्लेक्ट करके जाएगा. दिस इज व्हाट इट मींस दैट इज नो रिक्वायर्ड ऑफ टारगेट, it will only scatter the projectile. So please write it in the answer format, point wise लिख देना, it will work, right. Now how will we do this? तो हमने ले लिया कि F बराबर क्या होता है, FR. टॉर्क बराबर क्या होगा, 0. छोड़ो, ये सब मतलब नहीं है देखने का. मतलब यहां से कि फोर्स क्या होगा, F will be equals to 1/4 pi epsilon naught ZE square 2E square R upon R square. This will be our force. We know that kinetic energy is conserved. Kinetic energy क्या होती है, P square by 2m. भाई साहब 2m कट जाएगा, क्या बचेगा, Pi बराबर Pf बराबर, इसको P मान लेते हैं, राइट. सो इफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, हम ये दो रिलेशन लिख सकते हैं, दैट Pi बराबर Pf, दैट विल बी कांस्टेंट इन आवर केस. अगेन ये डेरिवेशन जो है वो सबको आता होगा, कुछ है ही नहीं. तो पार्टिकल यहां से आया, पार्टिकल यहां से आया और यहां से निकल गया, राइट. अंडरस्टैंड, मान लेते हैं कि किसी टाइम पे जब फोर्स लगा तो वो इस डायरेक्शन में है एंड चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन ये है, राइट. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल द चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्या होगा. अरे जब PP सेम है, सो डेल्टा P विल बी ऑलवेज, if PP is changed, delta P is always 2P sin theta by 2. यहां पर P होगा, प्लीज राइट इट डाउन. डेल्टा P will be 2P sin theta by 2, right. Now using that we can use the sign convention here and we will get, देखो यहां पर ये मैंने लिखा है क्या, चलो हाँ ठीक है. देखो, तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि जो पार्टिकल है वो Pi से आया और Pf से गया. तो लेट्स से दिस इज डेल्टा P, दिस इज F, राइट. तो व्हाट इज डेल्टा P कैसे निकालेंगे, देखो ये Pf है, ये थीटा हम लोग मान रहे हैं, राइट. इफ दिस इज थीटा, इट इज ऑल्सो थीटा. नाउ दिस एंड दिस मैग्नीट्यूड इज सेम, Pi बराबर Pf अभी निकाला है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम. लेट अस कंसीडर इट एज अल्फा. सो आई कैन से दैट 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर पाई. तो अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा बाई 2. यूजिंग साइन रूल हेयर वी कैन राइट डेल्टा P इसके सामने इज डेल्टा P बाई साइन थीटा बराबर P इंटू साइन थीटा बाई 2.
So from here we can find out the delta P correlation with the P. Now understand, when you got the delta P, हम लोग impulse वाला फॉर्मूला जानते हैं, F dt. The delta P is what? F dt. F का कौन सा कॉम्पोनेंट? F cos थीटा along the P. याद करो, ये F था और ये डेल्टा P. तो ये जो इस पर प्रोजेक्ट करेगा दैट विल बी F cos थीटा. अब देखो, अगर ये F cos थीटा है, डेल्टा P इज F cos थीटा, डेल्टा टी कैसे तुम लो, डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो डी टी बाई डी फाई निकालना होगा हमें. वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. ये अगेन कहां से आया है? हमने इसको सेंट्रल फोर्स माना है, इसलिए आया है. तो एल आई बराबर एल एफ, दैट इज एम वी बी बराबर आई ओमेगा. अब देखो ये कैसे हो रहा है. जब ये टारगेट पार्टिकल है, ये टारगेट है और ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है, जब ये बी डिस्टेंस पे था, मतलब कि इंपैक्ट पैरामीटर पे, तो इस पार्टिकल पे अगर तुम बैठ जाओगे ना टारगेट पे, तो इसके हिसाब से ये अभी क्या कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन. बट जब ये इसके नियरेस्ट आया तो यहां पर क्या कर रहा है? ये डिफ्लेक्ट कर रहा है. दैट मींस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आई ओमेगा. यहां पर ट्रांसलेशन नहीं क्या होगा? आई ओमेगा होगा. व्हाई? क्योंकि इस फ्रेम में ये क्या कर रहा है? यहां से डिफ्लेक्ट कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो आई गेस यू नो दीज बेसिक्स. तो इट विल बी ओमेगा क्या होगा? डी फाई बाई डी टी. ओमेगा इज व्हाट? डी फाई बाई डी टी. तो फ्रॉम हेयर डी फाई बाई डी टी, इफ यू पुट इट डेल्टा पी वाले में, तो ये फोर्स की वैल्यू थी, याद करो ऊपर लिखवाया था मैंने, फोर्स कॉस थीटा डी फाई बाई डी टी. तीनों की वैल्यू पुट करोगे एंड व्हेन यू विल कट्टम मुट्टी करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट. देख लेना रिजल्ट. इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, सिखाने वाला कुछ भी नहीं है. तो नाउ यूजिंग दैट रिजल्ट we can find the B, and this is what we known as impact parameter. B is what? Our impact parameter. Now when B we have got, हमारे पास ये फॉर्मूला है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का. अगेन दिस नीड नॉट टू बी डिराइव. अगर 20 मार्क्स का सवाल है, दिस नीड नॉट टू बी डिराइव. अगर ये 20 से ऊपर का सवाल होता सो ये भी हम लोग ड्राइव कर लेते, जैसा हमने क्लासेस में किया है, 2 रिंग लेके जो हमने किया था कि जितनी पार्टिकल आ रही है और जो डिफ्लेक्ट हो रही है, दैट वी कैन डू इट. बट अगेन वी कैन यूज इट डायरेक्टली. So when you use it directly, it's come something like this one. Cos square cosec 4 theta by 2 पे आता है. So ultimately UPSC will check this thing. UPSC मतलब कोई भी evaluator will check this thing. Will sigma theta is proportional to cosec 4 theta by 2 or not, right? So this you have to निकालना होगा. But the question is asking you sigma theta. It is asking you sigma. It is not asking you sigma theta. It is asking you sigma. So when you integrate it sigma, you will get कि sigma बराबर tending to infinity. जब तुम उसको 0 से पाई करोगे इंटीग्रेट, you will get कि sigma क्या आ रही है? Infinity. What does it mean? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इन्फिनिटी आने का क्या मतलब है? सॉरी, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आने का मतलब, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया बताता है कि वो प्रोबेबिलिटी जिसमें पूरे पूरे पार्टिकल उसके आ जाए. तो अगर वो इन्फिनिटी है तो इट इज नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग. अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इज द एरिया जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है टारगेट से निकल के डिटेक्टर में फाइंड होने की, और अगर वो बोल दिया जाए कि वो इन्फिनिटी है, तो फिर तो पूरा स्पेस है. सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो व्हाट वी विल डू, वी विल एंड दिस क्वेश्चन विद दिस ग्राफ. दिस इज इन योर एनसीईआरटी क्लास 12 ग्राफ, सिग्मा थीटा वाला. तो सिग्मा थीटा पे हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको. एंड सिग्मा इन्फिनिटी क्यों होता है, सो हम लिख देंगे क्योंकि हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया है, और कोलम्बिक इंटरेक्शन जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो भी हमने इसमें नहीं लिया था, राइट. सो दीज टू फेनोमेना, इसके कारण जो है वो सिग्मा जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, विच इज नॉट मैचिंग विथ आवर रिजल्ट, राइट. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट टू यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में लिखा है.
ठीक है, ऑल्दो मैंने नोट्स को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है बेसिकली, ठीक है, जहाँ भी नोट्स लिखा है मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखो क्या करना है इसमें पूछा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस सो दैट द पार्टिकल इज इलिप्स। अगर वो चार्ज पार्टिकल एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, इसका मतलब कैसा है वो, अट्रैक्टिव कूलम्बिक इंट्रैक्शन। कूलम्बिक इंट्रैक्शन कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी repulsive. So here it is attractive Coulombic repulsion. So if it is an attractive Coulombic repulsion, we can say that कि जो E है वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। E क्या होगी, लेस देन जीरो, एंड वी विल मेक द ट्राजेक्टरी। और वहां पे अगर हम ये शो कर दे कि E लेस देन जीरो इलिप्स को बताता है, देन आवर वर्क इज डन, राइट। सो यू विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। And after writing central force, you will write these two equations. ये सब these two equations इस क्वेश्चन में लिखोगे, बाकी तुम्हारे लिए दिया गया है, पढ़ लेना। After writing those things, you will write these two equations in this question. After writing these two equations, you will simply write assuming, ये जो assumption तुमने किया है, ये पूरा उतारोगे इस क्वेश्चन में, उसके बाद सीधा ये लिखोगे, हाँ, assuming u बराबर 1/r, putting in that value we will get this equation. Are you getting it? So जो फर्स्ट पेज है इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज में अल्टीमेटली तुम इसको यहां तक ड्राइव करोगे और इन चीजों को लिखोगे, विच इज आवर ऑर्बिटल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक एवरीवन is familiar with this one, ठीक है। so ultimately we have to drive this in 5 steps जो मैंने तुम्हें बताया अभी। first step is writing tangential और radial part, second step writing the conservation क्या क्या है, third step understanding writing कि u बराबर 1/r, fourth step putting the value in that जो इससे पहले लाइन था, and fifth step डायरेक्टली तुम ये लिख दोगे। so in 5 step you will write this equation, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन स्टार्ट, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज वैलिड इन ग्रेविटेशन, दिस इज वैलिड इन कोलम्बिक अट्रैक्शन, दिस इज द केस ऑफ कोलम्बिक अट्रैक्शन, दिस इज द केस ऑफ कोलम्बिक अट्रैक्शन। नाउ अंडरस्टैंड, क्वेश्चन तुम्हारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट तुम फर्स्ट पेज में डिफरेंशियल ऑर्बिटल इक्वेशन को निकालोगे, उसके बाद से जो भी लिखा है यहां पे सारा कुछ करोगे। व्हाई? If it is Coulombic interaction, it is minus du by dr. F will be minus k by r square. 1/r क्या है? u है। 1/r square क्या हो जाएगा? minus ku square. अगर तुम्हें f पता है तो u क्या हो जाएगा? minus ku. If you put in the differential orbital equation, it will come like this. That d square u minus mu k l square बराबर 0, where mu is our reduced mass. अब again mu u डैश को मान लो u प्लस माइनस के, यहां से कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कुछ है ही नहीं इसमें। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना है हमें, क्या हमारे पास ये आया इक्वेशन, हम इसको मान लेंगे u डैश, क्या मान लेंगे u डैश, डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम और पुट करेंगे। जब तुम डिफरेंशिएट करके पुट करोगे तो यू विल कम टू दिस इक्वेशन, दिस वन। differentiate करोगे, put करोगे, you will come to this equation. When you will come to this equation, then you can write कि this is resembling to something like the equation of two-dimensional trajectory. It is not the equation of ellipse, it is the equation of two-dimensional trajectory. Whatever two-dimensional curve we can get from this equation only. तो यहां पर इसेंट्रिसिटी इज a l square by mu k एंड लेटर सेक्टम इज l square mu k. आई होप अगर ये पता नहीं है इसेंट्रिसिटी लेटर सेक्टम, प्लीज रेफर टू क्लास 11th एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों का लिंक छूट जाता है, तो प्लीज डू कनेक्ट विद दैट, अदरवाइज इट इज गिवन इन द फाउंडेशन बैच नोट्स। नाउ इफ यू पुट दैट थिंग 1/r की वैल्यू, तो यू विल कम टू दिस इक्वेशन,
जब तुम ई और एल की वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट कि 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos थीटा माइनस थीटा म्यू k बाई एल, राइट. डबल डिफरेंशिएट इट, सो यू विल गेट r डॉट बराबर दिस, राइट. एंड वी नो दैट एनर्जी इज रिटन लाइक समथिंग लाइक दैट हाफ म्यू al स्क्वायर म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा l स्क्वायर समथिंग. इफ यू पुट दीज वैल्यू, सब कुछ ऊपर से निकाली जा रही है, राइट. सो यू विल कम टू दिस इक्वेशन. ए की वैल्यू कुछ ऐसी आती है, ए की वैल्यू नहीं करो तभी काम चलेगा. नाउ दिस इज इक्वेशन दैट यू विल गेट. ऊपर वाले इक्वेशन को लिखा मैंने, बीच का जो है पार्ट यू कैन मिस इट इफ यू वांट, दैट विल नॉट चेंज मच. इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ 2D curves, when we compare this with the equation of 2D curves, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है. मुझे बस ये बताना है तुम्हें कि दिस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी. व्हेन दिस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, दैट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट की एनर्जी विल डिसाइड, टोटल एनर्जी विल डिसाइड कि उसकी ट्राजेक्टरी क्या होगी. टोटल एनर्जी विल डिसाइड कि उसकी ट्राजेक्टरी क्या होगी. तो इफ E is 0, E will be 1. If E is negative, so I have made that list also, that if small e is 0 is circle, so this is E. So this is the minimum energy you can get in a bounded state, right? So these two will be your bounded state. Bounded state means कि it will reside inside the system. When both, दोनों में क्या हो रहा है, energy is less than or equals to less than 0, sorry. When E is less than 0, it is a bounded system. When E is greater than or equals to 0, it is an unbounded system, right? So ellipse में क्या होगी, E less than 0, और यही पढ़ा है हमने. In attractive potential हमने क्या निकाला था, E, it was less than 0, right? We know that half mv square plus ur in coulombic attraction कितना था है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. So the overall energy in that interaction is less than 0. That's why we can say that based on E less than 0, eccentricity will be between 0 and 1, and which denotes ellipse. Which denotes ellipse. कुछ एग्जांपल याद रख लेना. E बराबर 0 कुछ सैटेलाइट्स का होता है, ellipse बहुत सारे प्लैनेट का होता है, एंड E बराबर 1 पैराबोला, इस पर भी सवाल आया हुआ एक बार. तो ये बेसिकली कॉमेट होता है, कॉमेट अराउंड दी सन. कभी किसी प्रीवियस ईयर में ये भी करेंगे. इट इज कॉमेट अराउंड दी सन का कॉन्सेप्ट, राइट. चलो सी, सो वी हैव कवर्ड 9 क्वेश्चंस इन 2014. अगर 2014 में हम लोग देखें तो कितने क्वेश्चंस थे, टोटल 9 क्वेश्चंस फॉर मैकेनिक्स. अच्छा याद रखना, यू नो दैट ना, ऑप्शनल में से 8 में से हमें 5 ही करने होते हैं, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चन. सो इट्स अप टू यू कि तुम किसे वो छोड़ते और किसे करते. अगेन जो 10 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन यू हैव टू डू इट. नाउ द नेक्स्ट वी विल गेट इज 2015, राइट. इट्स पीडीएफ विल बी अपलोडेड विद दिस वीडियो ओनली. इसी वीडियो के साथ 2 अटैचमेंट मिलेंगे तुम्हें. एक अटैचमेंट ये मॉडल सॉल्यूशन वाला होगा, और दूसरा अटैचमेंट जो होगा वो 2015 के क्वेश्चंस होंगे, राइट. वीडियो जो है वो 2-4 दिन के डिले आगे पीछे वो हो सकती है, तुम समझो इस चीज को, राइट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी फ्री कंटेंट हो सकता है अवेलेबल करवाया जा सकता है, मैं कोशिश करूं करवाने की और वो टाइम पे हो जाए. बट अगेन बेस्ड जो भी शेड्यूल है क्लासेस की, सो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो ये 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो प्लीज डू नॉट बी इन पैनिक. प्लीज ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर एंड, राइट. ट्राई टू अपलोड इट ऑन द पोर्टल, राइट. तो मुझे भी अच्छा लगा यार कि बच्चे जो है 10, 12, 20, 25 जो भी बच्चे हैं वो एटलीस्ट अकाउंटेबल है, वो खुद सॉल्व कर रहे हैं, खुद अपलोड कर रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि सर वीडियो कब आएगी, इंस्टेड कि बिना बताए कि तुमने सॉल्व किया है नहीं किया है, सीधा ये पोस्टिंग सर वीडियो कब आएगी. सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देख के कुछ काम नहीं होगा. मैं तुम्हें एक बहुत ही ट्रुथ बता रहा हूं इस वीडियो में कि देखो, मैंने जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे वो मेरे साथ अग्री भी करेंगे. मैंने जब भी उन्होंने पूछा कि सर मॉडल आंसर दो, मैंने बोला खुद बनाओ, एंड आई स्टिल बिलीव इट कि मॉडल आंसर तुम्हें बनाना है. इट माइट बी वन ऑफ माई प्रमोशन स्ट्रेटजी कि मैं ये फ्री के वीडियोस डाल रहा हूं पीवाईक्यू के, जो मैं बहुत ही जेन्युइन बता रहा हूं तुम्हें, बहुत ही ऑनेस्टली.
ये मुझे हेल्प कर सकता है मुझे मेरे प्रमोशन के लिए कि मैं फ्री में पीवाईक्यू डाल रहा हूं, बट अगेन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ फिजिक्स कम्युनिटी, मेरा ये कर्तव्य है तुम्हें बताना कि तुम्हें भाई मॉडल आंसर खुद बनाने हैं. यू हैव टू मेक योर ओन मॉडल आंसर बिकॉज इट इज जस्ट नॉट ओनली सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, इट इज अबाउट राइटिंग दैट क्वेश्चन इन द यूपीएससी फॉर्मेट. अगर तुम्हें सॉल्यूशन किसी बुक से, मान लो अगर तुमने कोई क्वेश्चन पूछा, लेट्स से कि डीएस माथुर से एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं डीएस माथुर का स्क्रीनशॉट तुम्हें उठाकर दे दूं और तुम डायरेक्टली इसको लिखकर नहीं आ सकते एग्जाम में, यू हैव टू मोड इन द यूपीएससी फॉर्मेट, राइट. सो तुम्हें ये जो स्किल है यू हैव टू डेवलप ऑन योर ओन, राइट. आई विल हेल्प यू. अगर ये हम लोग 10 सारे क्वेश्चन करते तो काफी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, राइट. इट विल हेल्प यू इन राइटिंग दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो तुम पहले ट्राई करो लिखने का और जो लगता है यहां से इंप्रूवमेंट हो सकती है वो उसको इंप्लीमेंट करो, या फिर अगर तुम पहले नहीं लिख पा रहे हो तो जब से जैसे ये डिस्कशन हुआ उसके बाद तुम जाके जरूर लिख लो और अपलोड कर दो, राइट. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेक योर ओन हैंडमेड नोट्स. इसका प्रिंट आउट करके अपने पास कलेक्शन मत रखो, ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर डे. थैंक यू एंड बाय बाय.